Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the recombinant DNA technology, its introduction and its tools, and the steps involved in the recombinant DNA technology. तो वेक्टर्स के अंदर हमने क्या किया था, वेक्टर्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी. अब क्या करेंगे हम, जो डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे. जैसे सबसे पहले जो वाइडली यूज वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स आर दी स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग double stranded DNA molecules found in the prokaryotes. तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स आर दी सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन दी प्रोकैरियोट्स एंड इन सम यूकैरियोट्स. प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, इनका साइज रेंज कितना होता है, 1 kb टू 300 kb वेरी करता है. ठीक है. प्लाज्मिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. प्लाज्मिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, दूसरे होते हैं स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स. रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, वो प्लाज्मिड्स जिसकी एक सेल के अंदर क्या हो, मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट हो. उन वेक्टर्स, प्लाज्मिड वेक्टर्स जिनकी एक से ज़्यादा कॉपी प्रेजेंट हो सेल के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड प्लाज्मिड. दूसरे क्या होते हैं, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स. स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स क्या होती है, या तो इनकी सेल के अंदर क्या होती है, सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है, या फिर क्या होता है, वेरी लो नंबर ऑफ द कॉपीज आर प्रेजेंट इनटू द सेल्स. अब प्लाज्मिड वेक्टर जो होते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे प्लाज्मिड्स को एज ए वेक्टर यूज़ नहीं कर सकते. जो प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज़ करेंगे प्लाज्मिड्स को, उसकी कुछ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. जैसे सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो प्लाज्मिड है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए. मैंने पहले भी आपको वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि वेक्टर का साइज स्मॉल होना चाहिए. क्यों, क्योंकि जितना इसका साइज स्मॉल होगा उसका लो मोलिकुलर वेट होगा. एक तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंट टू डैमेज बाय शेयरिंग, और दूसरा क्या होगा, यदि इसका साइज स्मॉल है तो इसके ये क्या है, मैक्सिमम चांसेस है कि हाई कॉपी नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है. तो प्लाज्मिड वेक्टर की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका साइज स्मॉल होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, ऑन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यानी ऑन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी ये क्या करवा पाएगा, अपने रेप्लिकेशन स्टार्ट करवा पाएगा, जिससे क्या होगा, डीएनए की क्लोनिंग या क्लोन्स तैयार होंगे. ठीक है. रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर दी मैनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. प्लाज्मिड्स के अंदर क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होनी चाहिए फॉर दी मैनी रेस्ट्रिक्शन. यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट एक कॉमन ऐसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होनी चाहिए, क्लीवेज साइट होनी चाहिए, जिसके ऊपर क्या हो, एक से ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो फंक्शन कर सके. यानी वैरायटी ऑफ दी एंडोन्यूक्लियेजेस के लिए क्या होनी चाहिए, कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट होनी चाहिए फॉर दी वैरायटी ऑफ एंडोन्यूक्लियेजेस. उसके बाद क्या है, जो प्लाज्मिड वेक्टर्स है दे मस्ट कंटेन सेलेक्टेबल मार्कर्स. सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या थे, वो डीएनए का वो पार्ट जो कि क्या करवाता है, सिलेक्शन करवाता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल का नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से, वो क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स. उसके बाद है, हम हर प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेचुरली जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार प्रेजेंट नहीं होती. इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, जो नेचुरल प्लाज्मिड होता है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं फॉर यूज इट एज ए वेक्टर. यानी नेचुरल प्लाज्मिड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल प्लाज्मिड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी टू यूज इट एज ए वेक्टर. यानी to adapt the natural plasmid as a vector, we
हैव टू मॉडिफाई द नेचुरल प्लाज्मिड। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला क्या होता है, इंसर्शन ऑफ द मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यानी इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट को इंसर्ट करवाना पड़ेगा। मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्या होती है, इज ए शॉर्ट सिंथेटिक सीक्वेंस ऑफ ऑलमोस्ट कितने होती है, 30 बेस पेयर की होती है। या मल्टीपल क्लोनिंग साइट को और क्या बोलते हैं, पॉलीलिंकर साइट। पॉलीलिंकर साइट का क्या मतलब है कि इसके ऊपर वैरायटी ऑफ जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है वो क्या कर सकते हैं, उसको कट करवा सकते हैं। एक ही साइट के ऊपर क्या है, वैरायटी ऑफ द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट या पॉलीलिंकर साइट क्या होती है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ दी डीएनए, यानी कितनी होती है, लगभग 30 बेस पेयर सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, ये पॉलीलिंकर साइट क्या होता है, वो शॉर्ट सिंथेटिक सीक्वेंस जिसके ऊपर वैरायटी ऑफ दी कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर सके, वर्क कर सके। इसका क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है तो वो क्या करवा सकते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो क्लीवेज साइट को इजीली क्लीव करवा सकते हैं और उसमें क्या करवा सकते हैं, जो हमारा डिजायर्ड जीएनए है उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इंसर्शन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होती है। मोस्ट ऑफ दी होस्ट सेल क्या होती है, वो मोस्टली जो होस्ट सेल होती है वो क्या होती है, सेंसिटिव टुवर्ड्स दी एंटीबायोटिक। तो उसके अंदर हम वेक्टर के अंदर क्या करवाएंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे या इंसर्ट करवाएंगे, ताकि क्या हो, जो होस्ट सेल है वो किसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाए, एंटीबायोटिक के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस हो डेवलप कर ले। ठीक है, तो इंसर्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का क्या फंक्शन हुआ कि होस्ट सेल, मोस्टली जो होस्ट सेल वो क्या करती हैं, सेंसिटिव टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक। और जब हमने इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इंसर्ट करवा दिया तो क्या होगा, होस्ट सेल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी। जो चेक करने के लिए कि हमें एंटीबायोटिक की कोई सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेल को जो होस्ट सेल है उसको एक ऐसे मीडियम पे रखेंगे जिसके अंदर क्या होगा, एंटीबायोटिक कंपाउंड होगा। एंटीबायोटिक कंपाउंड होगा तो क्या करेगा, वो एक टाइप की सेल्स की ग्रोथ को तो क्या करेगा, अलाउ कर देगा, दूसरे टाइप की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को अलाउ नहीं करेगा। किन टाइप की सेल्स की ग्रोथ को अलाउ करेगा, जिनके अंदर क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यानी उन सेल होस्ट सेल के अंदर क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। और दूसरी जो सेल्स थी उनके अंदर क्या हुआ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ, इसलिए उन सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। थर्ड जो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वो इंसर्शन ऑफ ए सेलेक्टेबल सिस्टम, यानी एक हमें ऐसा सेलेक्टेबल सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स यानी डीएनए मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ, उसने नया कॉम्बिनेशन बनाया नहीं बनाया, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नया स्क्रीनिंग सिस्टम लाना पड़ेगा, या ताकि हमें जो प्रोडक्ट बना रही है उसके बेस पे हम उसको क्या कर सकें, सेलेक्ट कर सकें वेदर द सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट, और वेदर द फॉरेन डीएनए इज क्लोन्ड और नॉट। देयर आर वैरायटी ऑफ द प्लाज्मिड्स यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्लाज्मिड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से सबसे मोस्टली जो मोस्ट वाइडली यूज्ड जो प्लाज्मिड है वो क्या है, PBr322। PBr322 इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड vector, most widely used plasmid vector in the recombinant DNA technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो PBr322 है ये किसके अंदर रेप्लिकेट करता है, ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेट करता है। जब मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स बताए थे वेक्टर की, तब बताया था कि ए वेक्टर शुड हैव स्मॉल साइज, तो इसका वेरी स्मॉल साइज होता है, कितने, सिर्फ 4361 बेस पेयर्स होते हैं इसके अंदर।
4361 बेस पेयर्स, यानी इसका साइज वेरी स्मॉल है। ये हाई कॉपी नंबर में प्रेजेंट होता है। मैंने क्या बताया था कि जितने ज़्यादा हाई कॉपी नंबर के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, उतना ही डीएनए क्लोनिंग के लिए एडवांटेज होगी। सिंगल क्लीवेज साइट, इसके अंदर क्या होती है, सिंगल क्लीवेज साइट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मल्टीपल क्लोनिंग साइट या पॉलीलिंकर साइट की मीन्स एक क्लीवेज साइट है, उसके ऊपर वैरायटी ऑफ द कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस वर्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक सिंगल क्लीवेज साइट होती है जिसके ऊपर क्या है, BM1, इको, R1 या HINT3, ये वैरायटी ऑफ द क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये सिंगल क्लीवेज साइट के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सिंगल क्लीवेज साइट के ऊपर क्या करते हैं, कट लगाते हैं और क्या है, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं। जो PBR 322 है या PBR 322 है, इसके अंदर जो P है वो P स्टैंड्स फॉर दी प्लाज्मिड एंड B एंड R आर नेम्ड आफ्टर द डेवलपर, यानी किसने इसको डेवलप किया है इस प्लाज्मिड को, उसके नाम के पीछे ये जो दो वर्ड्स हैं B एंड R, उसके नाम के पीछे इसका नाम रखा गया है। B स्टैंड्स फॉर दी बोलीवर एंड R स्टैंड फॉर दी रोड्रिगस। दिस नंबर 322 distinguishes the plasmid PBR 322 from the other plasmids synthesized in the same laboratory। यानी ये जो नंबर है ये क्या करता है, इस प्लाज्मिड को दूसरे प्लाज्मिड से अलग करता है जो कि सेम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए होते हैं। नंबर क्या बताता है कि दूसरे जो प्लाज्मिड सेम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया करता है उन दूसरे से इसको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। ये है PBR 322। इसके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, 4361। इसके अंदर मैंने आपको बताया था सेलेक्टेबल मार्कर्स जीन्स होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होती है एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होती है। मैंने आपको बताया था कि सारे प्लाज्मिड्स को हम एज ए वेक्टर यूज़ करने के लिए उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है, हमने जो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है इसको R1 प्लाज्मिड से लिया है और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसको R65 प्लाज्मिड से लिया है। इसी तरह मैंने आपको बताया था ए वेक्टर शुड कंटेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो किससे ड्राइव किया जाता है, PMB1 प्लाज्मिड से। किससे किया जाता है, PMB1 प्लाज्मिड से। टू एनहेंस द फीचर ऑफ द PBR 322 ए वैरायटी ऑफ द अदर plasmids are synthesized called PUC. To enhance the feature of PBR 322, a variety of the other plasmids are synthesized called PUC. P stands for the plasmid and UC stand for the means produced at University of कैलिफोर्निया। P स्टैंड्स फॉर द प्लाज्मिड एंड UC का क्या मतलब है, इसको प्रोड्यूस किया गया या डेवलप किया गया किसके अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। ये जो PUC होते हैं ये क्या करते हैं, ये LAC-Z जीन को कोड करते हैं। LAC-Z जीन, LAC-Z जीन किसके लिए कोड करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के लिए। इस PUC प्लाज्मिड के अंदर यदि हम इसको फॉरेन डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए तो क्या होता है, LAC-Z जीन किसके लिए कोड कर रही थी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। तो क्या करेगी, ये क्या करेगा, यदि हमने इसको इसके अंदर फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया तो क्या करेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। प्लाज्मिड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वेक्टर आता है वो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी बैक वेक्टर। बैक वेक्टर भी क्या है, एक प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है। क्या है, एक प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है। ये किस पे बेस्ड होता है, F प्लाज्मिड के ऊपर बेस्ड होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, दी बैक यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वाज डेवलप्ड बाय दी मैक्सिमन एंड हिज कलीग्स ने। ये जो
बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक है, ये किसके अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है? इकोलाई के अंदर। और ये किसके रूप में प्रेजेंट होता है? जो सिंगल कॉपी प्लाज्मिड के रूप में प्रेजेंट होता है। सिंगल कॉपी प्लाज्मिड के रूप में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन ये सिंगल कॉपी के रूप में प्रेजेंट होते भी ये क्या करवा सकता है? फॉरेन डीएनए 550 to 300 kb किलो बेस पेयर टू फॉरेन डीएनए को क्या करवा सकता है? इंसर्ट करवा सकता है। तो ये क्या है? सिंगल कॉपी के रूप में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या है, 50 से लेके 300 किलो बेस पेयर तक जो फॉरेन डीएनए उसको क्या करवा सकता है? इंट्रोड्यूस करवा सकता है। और जो बैक होता है वो किस पे बेस्ड होता है? एफ प्लाज्मिड पे। तो इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? बेस्ड एफ प्लाज्मिड ओराई होता है। और जो एफ प्लाज्मिड की जीन जो होती है वो क्या करवाती है? प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन और प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को क्या करवाती है? कंट्रोल करवाती है। इसके अंदर हम सिलेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं? बैक्टीरियल क्लोरामाफेनिकोल एसाइल ट्रांसफेट जीन इसका क्या करवाती है? बैक का सिलेक्शन करवाती है। जो फर्स्ट 2 वेक्टर्स हमने स्टडी किए थे वो थे दोनों प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर थे। यानी प्लाज्मिड क्या था? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोट्स। अब दूसरे टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर्स किस पे बेस्ड होते हैं? वायरल डीएनए के बेस्ड पे। इसके अंदर हम क्या करवाते हैं? जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है या फिर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम किसके अंदर? वायरस के जीनोम के अंदर क्या करवाएंगे? इंसर्ट करवाएंगे। और फिर वायरस क्या करेगा? किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट करवाएगा। इससे हमारा क्या होगा? जो फॉरेन डीएनए था या डिजायर्ड डीएनए है वो भी क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं? वायरल वेक्टर्स होते हैं। जो वायरल वेक्टर्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली हम कौन से यूज करते हैं? क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजिज। बैक्टीरियोफेजिज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजिज आर दी वायरस दैट इन्फेक्ट्स दी बैक्टीरिया। जो वायरल वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो 2 फंक्शन के लिए वायरल वेक्टर्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। एक तो क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द क्लोन जीन। या तो क्या करवाएंगे? वो प्रोडक्शन ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रोटीन बनवाएंगे। या फिर दूसरे अदर्स क्या करवाते हैं? डिज़ाइन टू फैसिलिटेट दी सीक्वेंसिंग एंड जनरेशन ऑफ म्यूटेशन इन दी क्लोन जीन्स। यानी या तो वो क्या करवाते हैं? हाई लेवल ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाएंगे या फिर क्या करवाएंगे? जो क्लोन जीन होते हैं उसके अंदर म्यूटेशंस करवाएंगे। ये कौन से होते हैं? बैक्टीरियल M13 बेस्ड वेक्टर्स। जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं उसके अंदर हम लैम्डा फेज और M13 फेज को मोस्टली स्टडी करते हैं। फेजेस क्या है? बैक्टीरियोफेजेस यानी वायरस दैट इन्फेक्ट्स दी बैक्टीरिया। क्लोनिंग वेक्टर्स जो वायरल डीएनए के ऊपर बेस्ड होते हैं उनमें मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, लैम्डा फेज और M13 बेस्ड फेज होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के, लेकिन मोस्टली हम यहाँ 2 टाइप की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है लैम्डा फेज। लैम्डा फेज इज ए टेम्परेट फेज और ये किसको इन्फेक्ट करता है? इकोलाई। मैंने क्या बताया था? फेजेस आर दी वायरस दैट इन्फेक्ट्स दी बैक्टीरिया। ये किसको इन्फेक्ट करेगा? इकोलाई के। और जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो तो क्या करेंगे? अपनी कॉपी नंबर कैसे बढ़ाते हैं? या तो लाइटिक साइकिल से या लाइसोजेनिक पाथवे से। लाइटिक पाथवे के अंदर वो क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या कर देते हैं? होस्ट को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देंगे। लाइसोजेनिक पाथवे के अंदर क्या करेंगे? अपने कॉपी नंबर बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ जनरेशन्स के लिए क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया को किल नहीं करते। इनएक्टिव फॉर्म में उनका क्या होता है? डीएनए जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो ऐसे प्रोटीन नहीं बनाता जिससे क्या हो जाए? बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाए। आफ्टर मैनी जनरेशन्स वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन लाइटिक साइकिल के अंदर क्या होता है? तुरंत वो क्या कर देता है? बैक्टीरियल सेल को किल कर देता है। जो लैम्डा फेज होता है उसका जो जीनोम साइज होता है वो 49 किलो बेस पेयर का होता है। और जो ये लैम्डा फेज होता है ये सिंगल, लीनियर और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। लैम्डा फेज का जो जीनोम होता है वो क्या होता है? लीनियर और सिंगल कॉपी होती है इसके अंदर। जो सिंगल कॉपी होती है उसके एंड पे क्या होता है? जो लीनियर डीएनए है इसके एंड पे क्या होता है? 12 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। एक 12 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच सीक्वेंस आइदर एंड पे हो सकती है, इस एंड पे भी हो सकती है या इस एंड पे भी हो सकता है। इसके ऊपर क्या होता है? डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और जैसे यहाँ से एक एंड पे क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो इसके एंड्स जो होते हैं वो कोहेसिव या स्टिकी एंड्स होते हैं। वो क्या कर सकते हैं? दोबारा से रीबाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? जो
डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स हैं वो क्या करेंगे, कोहेसिव या स्टिकी एंड्स, और इन कोहेसिव या स्टिकी एंड्स को लैम्डा फेज के अंदर क्या बोलते हैं हम, कोस साइट्स। कोस साइट्स के फंक्शन, दो फंक्शन होते हैं लैम्डा फेजेस के अंदर। एक तो क्या करवाती हैं, जब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा लैम्डा फेज बैक्टीरिया के अंदर, तो क्या करवाएगी, ये जो लीनियर डीएनए था इसका सर्कुलराइजेशन करवाएंगे, यानी इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, जो लाइटिक साइकिल होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ, मान लो लैम्डा मॉलिक्यूल्स क्या किया, अपने आप को रेप्लिकेट करके उन्होंने अपनी लार्ज कॉपी बना ली बाय दी रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। तो उस लाइटिक साइकिल के अंदर ये जो कोसाइट है ये क्या करेंगी, ये रिकग्निशन सीक्वेंस साइट का काम करेगी एंडोन्यूक्लियेजेस के लिए, क्योंकि ये क्या थी, इन्होंने मिलकर क्या बनाया था, ऐसे डीएनए को, एक तो क्या बना दिया इन्होंने, डीएनए को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या, हम इसके अंदर फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, किसके अंदर, फॉरेन डीएनए को वायरल डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ऐसे ही क्या हो गया, सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये मान लो ये क्या है, कोसाइट। जब लाइटिक साइकिल आती है तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कॉपी ऑफ किसकी बनती हैं, वायरल डीएनए यानी लैम्डा फेज की बनती है बाय दी रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। तो इसके ऊपर जो कोस साइट है वो किसके लिए एज ए रिकग्निशन साइट का काम करेगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के लिए। और वह एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करेंगे, यहाँ पर डीएनए को कट करवाएंगे और इसके अंदर क्या करवाएंगे, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो लैम्डा फेज होता है उसका जो जीनोम साइज कितना होता है, 49 kb। ये मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कैप्सिड जीनोम की कितनी होती है, 53 kb, यानी कि इसका साइज जो है लैम्डा फेज का वो मैक्सिमम 53 किलो बेस पेयर तक हो सकता है। तो इसके अंदर हम सिर्फ कितना डीएनए इंसर्ट करवा सकते हैं, 3 kb, 3 किलो बेस पेयर, क्योंकि 49 kb तो इसका नॉर्मल साइज़ है, और 3 kb हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डीएनए, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, जो नॉन एसेंशियल डीएनए उसको क्या करवाना पड़ेगा, रिमूव करवाना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल डीएनए कितना होता है, लगभग इसके अंदर 15 किलो बेस पेयर्स का होता है, तो इसको क्या करवा देंगे हम, रिमूव करवा देंगे। जो एसेंशियल डीएनए को रिमूव करवाने के बाद हमारे पास दो टाइप के लैम्डा फेज फैक्टर्स बन जाएंगे, या दो टाइप के लैम्डा फेजेस बन जाएंगे। एक तो क्या होती है इंसर्शन लैम्डा वेक्टर, दूसरे क्या होते हैं रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर। जो इंसर्शन लैम्डा वेक्टर होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दी लैम्डा फेजेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो एक सिंगल जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था उसको क्या करवाएंगे, उससे नॉन एसेंशियल डीएनए को रिमूव करवा दिया। नॉन एसेंशियल डीएनए को रिमूव करवाने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे हम, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवा देंगे, यानी डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करवा देंगे, और बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ये क्या करेगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। इसके अंदर जो हम फॉरेन डीएनए यानी डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट करवा सकते हैं उसका साइज़ कितना होता है, 8 to 12 किलो बेस पेयर्स। यानी जो इंसर्शन लैम्डा वेक्टर होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नॉन एसेंशियल डीएनए को रिमूव करवा के 8 to 12 kb के फॉरेन डीएनए को क्या करवा सकते हैं, रिकम्बाइन करवा सकते हैं। दूसरी तरफ जो रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर्स होते हैं उनकी जो लोडिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 20 to 23 kb। इनकी तो कितनी थी, 8 to 12 kb। इनके अंदर हम फॉरेन डीएनए के साइज़ को, फॉरेन डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर के अंदर हम 10 to 23 किलो बेस पेयर तक क्या करवा सकते हैं, डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करवा सकते हैं। जो रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर्स होते हैं उसके अंदर दो आइडेंटिकल रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, और इसके अंदर रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर्स के अंदर जो नॉन एसेंशियल रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टफर फ्रेगमेंट। नॉन एसेंशियल रीजन को क्या बोलते हैं, स्टफर फ्रेगमेंट। इस स्टफर फ्रेगमेंट को रिमूव करवा के हम क्या करवाते हैं, डिजायर्ड डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं। नेक्स्ट जो फेज वेक्टर है हमारे पास, एक तो था लैम्डा फेज, दूसरा कौन सा है, M13 फेज। M13 फेज जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक तो इसका साइज़ कितना होता है, 6.4 kb, 6.4 किलो बेस पेयर होता है। ये क्या करवाता है M13 फेज, सीक्वेंसिंग ऑफ द इंसर्टेड डीएनए, सीक्वेंसिंग या म्यूटेशन। जो मैंने आपको लैम्डा फेज बताया था, दो वेक्टर जो
वायरल वेक्टर थे उसके मैंने दो टाइप बताए थे। एक तो क्या करवाते हैं, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। दूसरे कौन से थे, जो कि क्या करवाया, तो सीक्वेंसिंग या म्यूटेशन इन द ऑफ द इंसर्टेड डीएनए। तो M13 फेज क्या करवाता है, सीक्वेंसिंग ऑफ द इंसर्टेड डीएनए। साइज कितना होता है इसका, 6.4 kb। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसका, उसे क्या बोलते हैं, प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं। ये किसके अंदर रेप्लिकेट करता है, M13 फेज किसके अंदर रेप्लिकेट करता है, ई कोलाई के अंदर। और लैम्डा फेज भी किसके अंदर रेप्लिकेट कर रहा था, ई कोलाई के अंदर। ये ई कोलाई के अंदर कैसे एंटर करेगा, थ्रू दी सेक्स पाइलस। सेक्स पाइलस क्या होता है, सेक्स पाइलस इज ए प्रोटीन appendage that permits the transfer of DNA between the bacteria। तो ई कोलाई के अंदर ये कहाँ से एंटर करेगा, सेक्स पाइलस के थ्रू। पाइलस क्या है, एक प्रोटीन अपेंडेज है जहाँ क्या करेगा, बैक्टीरिया के बीच में डीएनए ट्रांसफ़र को परमिट करता है। ठीक है, रेप्लिकेट किसके अंदर करता है, ई कोलाई के अंदर। लेकिन कैसे करता है, ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पहले सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये रेप्लिकेट करता है तो ये क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। इस डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म या फिर आरएफ फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, आरएफ या फिर इंटरमीडिएट फॉर्म। आरएफ मीन्स रेप्लिकेटिव फॉर्म। इस रेप्लिकेटिव फॉर्म के अंदर क्या होती है, जो हमारा जो मेन जो नेटिव प्लाज्मिड फेज था, इसके अंदर क्या था, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड था, यानी सिर्फ प्लस स्ट्रैंड थी हमारे पास। लेकिन जो रेप्लिकेटिव फॉर्म है या जो इंटरमीडिएट फॉर्म है, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो फेज है वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर। उसके अंदर क्या होती है, बोथ प्लस एंड नेगेटिव, प्लस एंड माइनस स्ट्रैंड दोनों होती है इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर। इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर क्या होगा, ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा और क्या होगी, इसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी प्लस और माइनस दोनों स्ट्रैंड्स होती है। लेकिन जब ये क्या करेगा, वायरस के अंदर दोबारा वायरस पार्टिकल के अंदर क्या होगा, पैक होगा ना, तब दोबारा एक किस में होगा, सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर, यानी सिर्फ प्लस स्ट्रैंड जो है वो क्या करेगी, वायरस के अंदर इंसर्ट होगी। ये जो M13 फेज होता है उसकी रेट ऑफ रेप्लिकेशन वेरी हाई होती है। ये क्या करता है, 1000 प्रोजेनी पर जनरेशन क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, यानी एक जनरेशन के अंदर ये अपनी एक सेल्स के अंदर 1000 कॉपी बना सकता है। सबसे मेन जो इंटरेस्टिंग फीचर होता है M13 फेज का क्या होता है कि ये अपने होस्ट को किल नहीं करता। ये क्या था, M13 फेज किसके लिए फंक्शन करता है, सीक्वेंसिंग ऑफ द इंसर्टेड डीएनए। लैम्डा फेज किसके लिए कर रहा था, मोस्टली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। दो तरह के बताए थे ना वायरल डीएनए, एक जो हाई लेवल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करवाए, दूसरे कौन से थे, जो सीक्वेंसिंग या फिर सीक्वेंसिंग या म्यूटेशन ऑफ द इंसर्टेड डीएनए करवाए। साइज कितना होता है, 6.4 kb, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जब रेप्लिकेशन फॉर्म में आता है तब क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। और डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर फॉर्म होती है उसके अंदर बहुत प्लस एंड माइनस स्टैंड्स होती है। लेकिन जो नेटिव फॉर्म होती है इसकी, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ प्लस स्टैंड होती है। लेकिन जब दोबारा ये रेप्लिकेशन करके वायरल के बॉडी के अंदर क्या होगा, कैप्सिड के अंदर दोबारा से प्लस स्टैंड के रूप में इंसर्ट होगा। और इसकी लगभग 1000 प्रोजेनीज पर जनरेशन क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और मेन इंटरेस्टिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ M13 फेज इज दैट ये क्या करता है, अपने होस्ट को किल नहीं करता। नेक्स्ट जो वेक्टर हमारे पास वो है कोस्मिड्स। अब तक हमने फेजिस और प्लाज्मिड्स पढ़े। तो कोस्मिड्स क्या होते हैं, कोस्मिड्स आर दी हाइब्रिड्स ऑफ लैम्डा फेजिस प्लस प्लाज्मिड्स। यानी कोस्मिड्स क्या होते हैं, लैम्डा फेज और प्लाज्मिड्स का हाइब्रिड होते हैं। इनका दे कैन रेप्लिकेट लाइक फेज और प्लाज्मिड। इनका जो डीएनए होता है वो फेज की तरह भी रेप्लिकेट कर सकता है और प्लाज्मिड की तरह भी रेप्लिकेट कर सकता है। इनका जो डीएनए इंसर्शन साइज होता है वो ऑलमोस्ट 45 किलो बेस पेयर होता है, जबकि फेजिस का क्या था, फेजिस का वेरी स्मॉल था।
मीन्स 8 to 12 या 20 to 23, लेकिन इनका क्या होता है ऑलमोस्ट 45 KB तक होता है। तो इनका क्या होता है, जो DNA इंसर्शन साइज होता है वो 3 टाइम्स होता है फेज के DNA इंसर्शन साइज से। जो कोस्मिड्स होते हैं उसके अंदर 2 कोस एंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द DNA इंसर्शन और इन विट्रो पैकेजिंग ऑफ द DNA इनटू द लैम्डा फेज। यानी जो कोस्मिड्स होते हैं उनके अंदर जो हमने फॉरेन DNA या डिजायर्ड DNA इंसर्ट करवाना है उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, इसके अंदर 2 कोसेंट्स होने चाहिए। 2 कोसाइट्स जो होती हैं, जैसे ये एक कोस्मिड है, इसके अंदर क्या है, ये 2 कोसाइट है। ये 2 कोसाइट के बीच में क्या होती है, एक इंटरवेनिंग सीक्वेंस। इंटरवेनिंग सीक्वेंस कितने साइज़ की होती है, 37 to 51 किलो बेस पेयर साइज़ की होती है। ये जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस होती है इसमें हम क्या करवाते हैं, फॉरेन DNA या डिजायर्ड DNA को इंसर्ट करवाते हैं। इसके ऊपर क्या है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और ये क्या है, ओरिसाइट है। तो इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक तो ये हाइब्रिड होता है किसका, लैम्डा फेज और प्लाज्मिड का। दूसरा क्या होता है, इसका जो DNA इंसर्शन साइज है वो 3 टाइम्स ऑफ फेजेस के होता है। और थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसको 2 कोसेंड या कोसाइट्स रिक्वायर्ड होती है DNA की इन विट्रो पैकेजिंग के लिए। वो 2 कोसाइट्स के बीच में क्या होती है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस कितने साइज़ की होती है, 37 to 51 KB। इसी साइज़ की वजह से इसका DNA इंसर्शन साइज कितना होता है, 45 KB। नेक्स्ट जो वेक्टर वो हमारे पास फेजमिड या फेजमिड वेक्टर्स। फेजमिड वेक्टर क्या होते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर्स या प्लाज्मिड DNA विच कंटेन ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द फिलामेंटस फेज। यानी मोस्टली तो क्या होते हैं, इनके अंदर प्लाज्मिड DNA होता है लेकिन ये एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द फेज DNA का भी कंटेन करते हैं। और फेज वायर्स कौन से होते हैं इनके अंदर, मोस्टली M13 FD या F1। यानी कौन से फेज वेक्टर होते हैं, M13 FD और F1 का DNA कैरी करते हैं कौन, फेजमिड्स। ये क्या करते हैं, सिस एक्टिंग फिलामेंट्स को कंटेन करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द DNA रेप्लिकेशन इन द फेजमिड्स एंड दे परमिट्स द सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ इंसर्ट्स ऑफ सेवरल किलो बेस पेयर लॉन्ग, अनलाइक द M13। जो M13 फेजेस थे उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि वो सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ DNA इंसर्ट को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो फेजमिड्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, सेवरल बेस पेयर लॉन्ग DNA को क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वेक्टर्स है वो होते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी YAC YAC। ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, टू क्लोन द DNA फ्रेगमेंट ऑफ मोर देन MB इन साइज। यानी ये तो सिर्फ किस तक करवा सकते थे, किलो बेस पेयर तक, लेकिन ये किस तक करवा सकते हैं, MB तक यानी मेगा बेस पेयर तक क्या करवा सकते हैं, ये DNA को क्लोन करवा सकते हैं। और दे आर यूज्ड इन द मैपिंग ऑफ द लार्जर जीनोम्स लाइक द HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये क्या करवाते हैं, लार्ज साइज ऑफ द DNA फ्रेगमेंट को क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। तो मैपिंग किसकी मैपिंग के लिए यूज करता है, लार्जर जीनोम की मैपिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल